गुड इवनिंग दोस्तों। मयंक, सतमा, सुमित, तेंदु, अनिल जी, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। गुड इवनिंग। राहुल, गुड इवनिंग। अंकित जी नमस्कार। चलिए, काफी सारे लोग अपने साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो जय हिंद, नमस्कार सभी को नमस्कार। अपने पाठ्यक्रम को कंटिन्यू करते हैं जो कल हम आपके साथ कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हम संघ लोक सेवा आयोग के विषय पर चर्चा कर रहे थे। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में हमने काफी सारी चीजें विस्तार से बताई। हमने दो भाग में उसको डिवाइड किया था। दीपेन, सोनालिका, अमित, शिखा, अंशुल, आप सभी को नमस्कार। तो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तरफ तो लोक सेवा की बात की थी, जिसमें हमने अनुच्छेद 308 से लेकर के 314 तक की बात की थी, और उसके बाद लोक सेवा आयोग के संदर्भ में बात की थी, जिसके विषय में हम आपको 315 से लेकर के 323 तक के प्रावधानों पर विचार कर रहे थे। कल संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। कल हमने लोक सेवा आयोग के संदर्भ में हमने ऐतिहासिकता भी बताई थी कि लोक सेवा आयोग की जो नींव रखी थी वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने रखी थी, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अखिल भारतीय सेवा के जनक के रूप में आप सभी जानते हैं, हमने कल आपको बताया भी था कि आपके वल्लभ भाई पटेल साहब को उसका श्रेय दिया जाता है। आपको पता है सत्येंद्रनाथ टैगोर देश के वो पहले व्यक्ति थे जो आईसीएस की परीक्षा को पास करने में सफल हुए थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर वह व्यक्ति थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। हालांकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आपके सुभाष चंद्र बोस, इन सारे लोगों ने भी इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया था, लेकिन ये लोग किसी कारणवश उस परीक्षा में अंतिम रूप में सफल नहीं हुए थे। कोई घुड़सवारी की परीक्षा में पास नहीं हुआ। कुछ कहते हैं कि उन्होंने जानबूझ के राष्ट्रीयता के कारण उसका जो है पास करने के बाद ज्वाइन नहीं किया था। अगर थोड़ी सी ऐतिहासिकता पे, ताकि और भी लोग जुड़ जाएंगे, ताकि थोड़ा सा ऐतिहासिक पक्ष और क्लियर हो जाए आपको। जब हम कल आपसे चर्चा कर रहे थे तो जो लॉर्ड मैकाले ने लोक सेवा समिति का गठन किया था और उसमें लिखित परीक्षा की बात की थी, और आपको याद होगा हमने आपको बताया कि 1853 में आईसीएस की परीक्षा संपन्न किए जाने के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी, और इसी आधार पर 1955 से आपके यहाँ लिखित परीक्षा का प्रक्रम प्रारंभ हुआ था। पहली जो परीक्षा थी आईसीएस की 1955 में स्थापित हुई थी। आप सभी को पता है कि आपके यहाँ न्यूनतम आयु के प्रक्रम की स्थापना के लिए आप क्रिटिसाइज करते हैं किसको? लॉर्ड लिटन को क्रिटिसाइज करते हैं, जिसने 19 वर्ष कर दी थी। लेकिन आपको जान करके ताज्जुब होगा कि तो आयु सीमा थी, एक समय ऐसा भी था जब 17 वर्ष भी की गई थी। 1866 में इस आयु सीमा को 17 वर्ष कर दिया गया था। हालांकि लॉर्ड मैकाले ने जो इसकी आयु सीमा निर्धारित की गई थी, वो न्यूनतम आयु सीमा जो थी वह 18 वर्ष थी और अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। बाद में इसे फिर से 22 वर्ष कर दिया गया था। अगर आपको याद हो, कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमारे देश में 1992 से 1992 नहीं 1892 से हमारे यहाँ प्रांतीय सेवा का प्रचलन, प्रोविंशियल सर्विसेज की शुरुआत जो हुई है हमारे यहाँ 1892 से हुई थी। और अखिल भारतीय सेवाओं के व्यवस्थित क्रम में याद कीजिए, हमने बताया था 1919 के भारत परिषद अधिनियम की भूमिका थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के माध्यम से दो चीजें की गई थी। एक तो अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत की बात की गई थी, और दूसरी चीज जो की गई थी वह यह की गई थी कि अब भारतीय पदों को भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पदों को भारतीयों के द्वारा भरा जाएगा, इसकी बात भी की गई थी।
आपने कल एक एस्लिंगटन आयोग का उल्लेख किया था। आपने बताया था कि एस्लिंगटन आयोग जो है, एस्लिंगटन आयोग के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था कि इंग्लैंड और भारत में दोनों में एक साथ परीक्षा का आयोजन किया जाए। अब यहाँ याद रखिएगा, 1855 से प्रारंभ हुई आईसीएस की लिखित परीक्षा 1921 तक अपने इसी रूप में इंग्लैंड में होती रही, अर्थात इसका आयोजन 1921 तक भारत में नहीं हुआ था। पहला अवसर 1922 ही था, जब हमारे यहाँ 1922 में हमारे यहाँ इलाहाबाद में पहली बार सेंटर बना करके आईसीएस की परीक्षा आयोजित की गई थी। याद कीजिए, आप सभी जानते हैं कि पुराने सिविल सर्विस के जो सेंटर के रूप में जाना जाता है वो इलाहाबाद को जाना जाता है। और आप सभी इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि एक लंबे समय तक उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग सिविल सेवा में, खासकर अखिल भारतीय सेवा में सबसे ज्यादा चयनित होते रहे। उसका कारण यही था कि 1922 में पहली परीक्षा जब इलाहाबाद में आयोजित हुई, तो उस परीक्षा को लेकर के, चूंकि ट्रेवल बड़ा मुश्किल होता था उस दौर में, आसानी से ट्रेवल नहीं किया जा सकता था, इसलिए इलाहाबाद धीरे धीरे सिविल सेवा का सेंटर बनता गया। और आपको पता है, एक लंबे समय तक यूपीएससी या स्टेट पीएससी के एक बड़े सेंटर के रूप में इलाहाबाद को जाना गया। आज भी बहुत बड़ा एलुमनाई समूह है जो ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज या प्रोविंशियल सर्विसेज में इलाहाबाद से संबंधित है। इवन अपने यहाँ मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे अधिकारी इलाहाबाद से संबंधित हैं। और उसके बाद यह व्यवस्था हमारे यहाँ बनी रही थी। स्वतंत्रता के बाद के स्तर पर परीक्षा में कई सारे सुधारों को प्रेरित किया गया था। कोठारी कमेटी, जो कि 1974 से 76 के बीच में थी, कोठारी कमेटी ही वो कमेटी थी जिसने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा को प्रारंभ सम्मिलित करने की बात की थी। तो कोठारी कमेटी जो कि 1974 में गठित की गई थी, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर ही हमारे यहाँ प्रारंभिक परीक्षा का प्रारंभ हुआ। उसके बाद सतीश चंद्रा समिति, जो कि 1988-89 में स्थापित हुई थी, सतीश चंद्रा समिति। इस सतीश चंद्रा समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर सिविल सर्विसेज में निबंध के पेपर की स्थापना हुई थी। आप एक कमेटी का नाम बहुत सुनते हैं, अलग कमेटी, जिसे 2000-2001 में स्थापित किया गया था। इसी अलग कमेटी के द्वारा सबसे पहले वैकल्पिक विषयों को समाप्त करने के साथ साथ एप्टीट्यूड टेस्ट की सिफारिश की गई थी, अलग कमेटी के द्वारा। लेकिन जो खन्ना समिति बनी थी, जिसका गठन 2010 में हुआ था, उस खन्ना समिति के अनुशंसा पर ही आपके यहाँ सी सेट को इंट्रोड्यूस किया गया था। हमने कौन कौन कमेटी की बात की? कोठारी समिति की बात की, हमने सतीश चंद्रा समिति की बात की, हमने अलग समिति की बात की। क्या आवाज में कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? अंकित बोल रहे हैं, आवाज में दिक्कत है? स्पष्ट कर दे मुझे। ऑल क्लियर? नहीं, चलिए ठीक 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 ठीक, चलिए धन्यवाद। हमने आपसे कोठारी समिति, सतीश चंद्रा समिति, अलग समिति, खन्ना समिति की बात की। और 2015 में आपके यहाँ बासवान समिति का गठन किया गया था। और इसी बासवान समिति ने दो चीजों की अनुशंसा की, जिस पर लगातार चर्चा परिचर्चा का क्रम प्रारंभ है। और हर बार जब यूपीएससी की परीक्षा का नोटिफिकेशन आ रहा होता है, तब आप देखते हैं कि अलग तरीके का रूमर उत्पन्न होता है, और वो है वैकल्पिक विषय जो एक आपके यहाँ विद्यमान है उसे भी समाप्त किए जाने की बात। तो इसी बासवान समिति के द्वारा दो रिकमेंडेशन की गई थी। एक तो यूपीएससी की आयु सीमा को कम किए जाने की बात कही गई थी, और दूसरा वैकल्पिक विषय को समाप्त करने की बात कही गई थी, जिस पर लगातार विचार विमर्श जारी है। अभी यद्यपि उसकी रिकमेंडेशन को पूरी तरह से अप्लाई नहीं किया गया है, कोरोना के फेज में हो सकता है इसको अभी लागू भी नहीं किया जाए। ठीक, अब हम अपने विषय पर आ जाएं, अगर आप सभी की अनुमति है तो। वहां
अगर आप सभी की अनुमति है तो हम लोग विषय पर आ जाएं। हमने कल संघ लोक सेवा आयोग, उसके कार्य आदि पर चर्चा की थी। आज उसी पोर्शन को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग से राज्य लोक सेवा आयोग पर आएंगे। शुभम भी कह रहे हैं वॉइस की प्रॉब्लम है, क्या किसी प्रकार की दिक्कत है आवाज में? ऑल क्लियर है भाई। शुभम आप एक बार एग्जिट करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए ठीक है। ठीक। तो एक क्वेश्चन हमने आपके यहाँ मेंशन कराया था कि संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता या निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए किए गए प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। इस पोर्शन पर हम चर्चा करेंगे आज, और उसके बाद फिर राज्य लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के विषय पर हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसे जो है इस पोर्शन को बाइंड अप करके नेक्स्ट पोर्शन में इंटर करेंगे। वहां पर जब हम बात करते हैं किसकी, संघ लोक सेवा आयोग की, तो कई सारे ऐसे पक्ष हैं जिनकी स्थापना स्पेशली इस उद्देश्य से की गई है कि यहां किसी प्रकार के मिसयूज को स्थापित नहीं किया जा सके, और इसीलिए उसको उसकी निष्पक्षता के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान आपके यहाँ किए गए हैं, जो आपने पीछे भी पढ़े हैं, बस यहाँ पे पॉइंट आउट कर देंगे उसमें। जहां सबसे पहले तो इसके कार्यकाल का प्रावधान स्पष्ट किया गया है। याद कीजिए 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु का प्रावधान किया गया है, और इसके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित किए गए हैं, और यह भी प्रावधान किया गया है कि इनके पद पर बने रहते हुए उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। तो ये एक प्रारंभिक पक्ष है जो उसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त जब हम बात करते हैं तो वहां पर एक पक्ष यह भी स्थापित किया गया है कि जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं, वो अपनी सेवा के पूर्ण हो जाने के पश्चात संघ या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे। यह भी उसकी निष्पक्षता का पक्ष स्थापित करता है, जो कहीं ना कहीं इस पक्ष की स्थापना करता है कि संघ लोक सेवा आयोग के लोग किसी प्रलोभन में आकर के किसी प्रकार से जो है किसी अपने निर्धारित किए गए कर्तव्य के विपरीत किसी कर्तव्य की स्थापना न करें। तथा यही नहीं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष के संबंध में एक और प्रावधान यह किया गया है कि उनके संदर्भ में यह कहा गया है कि उनके हटाए जाने की प्रक्रिया और उसका आधार भी स्पष्ट है। मतलब बिना उस प्रक्रिया के और बिना उन आधारों के उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। तथा इसके अतिरिक्त ये अध्यक्ष और सदस्य जो हैं संघ लोक सेवा आयोग के, इनकी अपने पद पर पुनर्नियुक्ति अर्थात रीअपॉइंटमेंट भी नहीं किया जाएगा। मतलब आप किसी को प्रलोभित करके कि हम आपको दोबारा इस जगह पर बने रहने देंगे, तो इसका भी प्रावधान नहीं किया गया है, जो इसकी निष्पक्षता की स्थापना करता है। अगर राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात की जाएगी तो बाकी सारे पक्ष यहाँ तो एज इट इज हैं। इसमें एक नवीन पक्ष जुड़ जाएगा। वो नवीन पक्ष इस तरीके से है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु उनको हटाए जाने का अधिकार जो है वह राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है, और वह भी निर्धारित आधारों पर ही उसे हटाए जाने की बात कही गई है। मतलब जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, उनको राज्यपाल नियुक्त को तो करता है, लेकिन उन्हें हटाए जाने की अधिकारिता नहीं रखता है। ये एक विशिष्ट प्रावधान आ जाता है किसके संदर्भ में, जब राज्य लोक सेवा आयोग की निष्पक्षता की बात हम करते हैं। इस क्वेश्चन को लिखना चाहेंगे आप लोग? बता दीजिए तो लिखाना हो तो मैं लिखवा भी दूं आप लोगों को। लिखना चाहते हैं तो बता दें, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो भी बता दें।
लिख लेंगे। चलिए अच्छा लिख लीजिए, चलिए ठीक लिख लीजिए, लिख लीजिएगा, लिखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के कर्तव्य और दायित्वों के आधार पर, कर्तव्य व दायित्वों के आधार पर, आधार पर उन्हें उन्हें उनकी उन्हें नहीं उनकी स्वायत्तता बनाए रखे जाने, स्वायत्तता बनाए रखे जाने का प्रावधान, स्वायत्तता बनाए रखे जाने का प्रावधान किया गया है, जिनके अंतर्गत, जिनके अंतर्गत सर्वप्रथम अनुच्छेद 316 3 के अंतर्गत, 316 3 के अंतर्गत आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, आयोग के अध्यक्ष व का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के पश्चात, पूर्ण हो जाने के पश्चात उनकी पुनर्नियुक्ति का प्रावधान, उनकी पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं किया गया है। मतलब अध्यक्ष और जो सदस्य हैं वह पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, ऐसा माना गया है। नेक्स्ट लिखिएगा इसमें, वहीं अनुच्छेद 316 के अंतर्गत, 316 नहीं 317 के अंतर्गत, 317 के अंतर्गत अंतर्गत सदस्यों के, सदस्यों के कार्यकाल संबंधी, कार्यकाल संबंधी संरक्षण प्रदान किया गया है, जहां संघ और राज्य लोक सेवाओं के अध्यक्ष व सदस्य को, संघ और राज्य के लोक सेवाओं के अध्यक्ष व सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुरूप ही हटाए जाने का प्रावधान किया गया है, हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वहीं अनुच्छेद 318 के अंतर्गत, वहीं अनुच्छेद 318 के अंतर्गत आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों, की सेवा शर्तों में उनके कार्यकाल के दौरान,
उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी अलाभकारी परिवर्तन, नॉन बेनिफिशियल चेंजेस, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखिएगा। वहीं अनुच्छेद 319 के अंतर्गत 319 के अंतर्गत 319 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना कार्यकाल पूर्ण किए जाने के पश्चात संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन नियोजित नहीं किए जाएंगे, मतलब किसी पद पर स्थापित नहीं किया जाएगा। नियोजित नहीं किए जाएंगे। नियोजित नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट आइएगा। वहीं अनुच्छेद 322 के अंतर्गत आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। संचित निधि पर भारित होंगे। अर्थात उपरोक्त आधारों पर संघ लोक सेवा आयोग के स्वायत्तता को बनाए रखे जाने का प्रावधान किया गया है। तो ये था आपका वह प्रावधान जिसमें संघ लोक सेवा आयोग की स्वायत्तता को बनाए रखने का प्रावधान की बात कही गई है। अब एक क्वेश्चन जो आप लोग लिख करके दिखाएंगे वो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के गठन व उसके कार्यों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन लिख लीजिएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के गठन और उसके कार्यों पर प्रकाश डालिए। कार्यों पर प्रकाश डालिए। कार्यों पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न आप लोग लिख करके दिखाएंगे। यद्यपि मेरे द्वारा
इसको आपको एक बार ब्रीफ कर दिया जा रहा है ताकि आप लिखने में थोड़े कंफर्टेबल हो सकें उस जगह पर। मैं इस पर आपसे चर्चा कर दे रहा हूं। याद रखिए, जितने अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में आपने लिखे हैं, जहां पर नियुक्ति, उसके वेतन भत्ते, उसके कार्यकाल, ये सारे अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के संदर्भ में समान है। अर्थात सभी के संदर्भ में वहां पर उन्हीं अनुच्छेदों में प्रावधान किया गया है। तो सेम अनुच्छेदों में राज्य लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया गया है। अब यहां पर जो समय पक्ष है उस पर हम आपके साथ चर्चा कर दे रहे हैं ताकि आपके पक्ष स्पष्ट हो जाए। यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग की जब हम बात करते हैं तो इसे प्रोविंशियल सर्विस के रूप में प्रारंभिक स्तर पर स्थापित किया गया था। फिर स्वतंत्रता के बाद इसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में स्थापित किया गया। जब हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं या राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं, तो उसके गठन में कहा गया है एक अध्यक्ष और उतने सदस्य होंगे जितने समय समय पर राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तो वर्तमान समय में 1+4 का क्राइटेरिया आपके यहाँ स्थापित है वर्तमान समय में। अगर हम बात करें, जब हम बात करते हैं, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और नियुक्ति के संदर्भ में आप सभी को एक पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी ऐसी नियुक्तियां होती हैं वो राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श के आधार पर करता है। ठीक। जब हम बात करते हैं योग्यता के संदर्भ में, तो वही योग्यता का प्रावधान यहां स्थापित किया गया है जो संघ के संदर्भ में स्थापित किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है? तो वहां स्पष्ट किया गया है कि कम से कम आधे सदस्य वह होंगे जिन्हें राज्य या संघ में लोक सेवाओं के 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त होगा, उनकी नियुक्ति यहां पर की जाएगी। कार्यकाल जो निर्धारित किया गया है वो संघ से इतर स्वीकार किया गया है, अर्थात 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाए, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाए, उसके निर्धारण का दायित्व इसको प्रदान किया गया है। अगर हम बात करेंगे तो उनके संदर्भ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज किए गए हैं। मतलब पुनर्नियुक्ति उनकी भी नहीं की जाएगी उसी जगह। मतलब अगर आप राज्य लोक सेवा आयोग में एक बार पदस्थ हो चुके हैं तो वहां आप पुनर्स्थापित नहीं होंगे। लेकिन अगर कार्यकाल पूर्ण नहीं होता है तो उस स्थिति में आप किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग में जा सकते हैं। आपके यहाँ प्रदीप जोशी जी गए भी, मध्य अध्यक्ष थे वो। यहाँ उनका 6 माह का कार्यकाल बचा था, तब वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन गए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के जब वह अध्यक्ष बनने के का कार्यकाल उनका पूर्ण होने वाला था तो उसके पहले ही वो संघ लोक सेवा आयोग में चले गए और वर्तमान समय में वो संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य के रूप में विद्यमान है। तो यह व्यवस्था आपके यहाँ की गई है कि राज्य लोक सेवा आयोग में पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, यद्यपि वह किसी संयुक्त लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के रूप में प्रतिस्थापित होने की अधिकारिता रखता है। जब हम हटाए जाने की बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय की जांच के आधार पर, साबित कदाचार के आधार पर उन्हें उनके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, अर्थात राज्यपाल के द्वारा उन्हें हटाया नहीं जाएगा। यद्यपि कदाचार की जब हम बात करते हैं तो कदाचार में ऐसे व्यवहार जो अवैधानिक माने गए हैं वो तो इसमें आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा असमर्थता, मानसिक विकृतता और दिवालिया हो जाना, ये पक्ष भी स्थापित किए गए हैं जिनके आधार पर उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक। इसके अतिरिक्त जब हम बात करते हैं आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो इनके कार्यकाल के स्तर पर हम सभी जानते हैं कि राज्य लोक सेवाओं की परीक्षाओं का संचालन यह करता है। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा सीधी भर्ती परीक्षाओं में के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है।
इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो यह